सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन वर्ष 2011 का पूरा पेपर। तो देखें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब के सब। तो देखें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? चेन्नई है, ट्यूटिकोरिन है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है। तो आप लोग बताएं इसका सही विकल्प है कौन सा। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है इसका सही विकल्प। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन है। तो जो चीज़ें पूछी गई हैं वह आप लोग देखें कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है। काय के लिए? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी। तो यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस पर तो कई सारे स्टार लगा सकते हैं। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताएं सभी। औद्योगिक अपशिष्ट है, रेडियोधर्मी कचरा है, कृषि जनित कचरा है, खनन अपशिष्ट है। बताएं सभी स्टूडेंट। तो इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का नहीं है स्रोत? तो खनन अपशिष्ट है ना, यह काय का नहीं है, जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है खनन अपशिष्ट। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग। उसके बाद में है सिंचाई एवं नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग और उपरोक्त सभी कारण है। तो भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है कौन करता है? तो देखो केंद्रीय जल आयोग भी करता है, सिंचाई एवं नियंत्रण विभाग भी करता है, जल संसाधन विभाग भी करता है। तो इसका डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो कई बार पूछे जा चुके हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, यदि आप लोग प्ले स्टोर से तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज। तो यदि आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा, तेज एग्जाम ऐप में फ्री टेस्ट सीरीज है और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, सब बच्चे इस पर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज कर दें सभी। ग्राम पंचायतों का क्या है कार्य बताना? तो जल संसाधनों का रख रखाव है, स्कूलों का निर्माण है, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना है और इनमें से सभी हैं। मतलब जो ऊपर दिए गए हैं ना सभी के सभी विकल्प हैं। तो ग्राम पंचायतों का कार्य होता है, तो बिल्कुल सभी कार्य होते हैं। जल संसाधनों का रख रखाव भी है, स्कूलों का निर्माण भी है और बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना भी ग्राम पंचायतों का कार्य है। तो इसका हो जाएगा डी विकल्प, सभी विकल्प हैं। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, क्या है शामिल? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं और उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, क्या है परिणामी? बता दो परिणामी खतरों में शामिल। बिल्कुल बाढ़ एवं सूखा है। क्या है? बाढ़ एवं सूखा। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? बताना स्टूडेंट। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो निम्न में से कौन राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो राजस्थान है या उत्तर प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश? तो राजस्थान है जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हुआ है लाभान्वित। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार पूछा जा चुका है।
बिल्कुल कई बार पूछा जा चुका है एमपी टेट सी टेट में कई बार। अब देखें अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया है, टॉन्सिलाइटिस है, अतिसार है और खसरा है। तो बताएं सभी। तो अतिसार है। क्या है? जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो अतिसार है। कौन सा है? अतिसार। क्योंकि अतिसार क्या होता है? देखो अतिसार होता है जल जनित रोग होता है। क्या होता है? जल जनित रोग होता है। बिल्कुल, क्योंकि यह दूषित जल के पीने से होता है। काहे के? दूषित जल के पीने से होता है यह रोग। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखो जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो तो वही है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पूछा है। तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण है, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग है, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग है और इनमें से नहीं है कोई भी। बताएं सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बताना स्टूडेंट, क्या है उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा का? तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा क्या है? संरक्षण है। बिल्कुल यही होता है पर्यावरण। बिल्कुल सही है। देखो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। बिल्कुल, पर्यावरण शिक्षा का होता है उद्देश्य। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? बता दो कौन सी प्रतियोगिता है? तो ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो ग्रीन ओलंपियाड है इसका सही विकल्प। अब देख लें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो 10 जून को है, 5 जून को है, 20 जून को है और 2 जून को है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब देख लें अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से और इनमें से कोई नहीं। तो स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। अब चलें आप लोग अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास है, पुरुषों का सर्वांगीण विकास है, महिला सशक्तिकरण है, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। बताएं स्टूडेंट क्या है इसका सही? तो भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या? तो नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण है विकास। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा। बताना स्टूडेंट। तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो क्या है? व्यावसायिक शिक्षा है। बिल्कुल यही नहीं है काय में सामाजिक विज्ञान में व्यावसायिक शिक्षा नहीं है शामिल। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती? स्वास्थ्य, योगा, संगीत और उपरोक्त सभी। तो अंकों के आधार पर, बिल्कुल अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है?
तो देखो स्वास्थ्य, योगा, संगीत, बिल्कुल उपरोक्त सभी है। जो ये तीनों विकल्प दिए ना, स्वास्थ्य, योगा और संगीत, तीनों ही हैं शामिल। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? बताएं सभी। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो बताएं, देखें इसमें कौन सा है सही विकल्प। देखो एक सिद्धांत नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, तो यहाँ से निकल के आएगा कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। यही है इसका बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है। क्या है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? अब देख लें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से है, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो नीली क्रांति संबंधित किस चीज़ से है बताएं सभी। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है संबंधित। कैसे है? नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि आप लोग देखो स्टूडेंट, कुछ क्रांति होती हैं, कौन कौन सी? नीली क्रांति तो हो ही गई, मत्स्य उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। अब देखें और मैं बता देता हूँ। देखो श्वेत क्रांति की यदि आप लोग बात करोगे ना, श्वेत क्रांति तो यह होती है कैसे? दुग्ध से संबंधित, दुग्ध उत्पादन से, बिल्कुल सही है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। अब आप लोग बात करोगे कि हरित क्रांति, क्या हरित क्रांति तो यह होती है कैसे? खाद्य उत्पादन से, बिल्कुल सही है, खाद्य उत्पादन। अब इंद्रधनुष क्रांति होती है, कौन सी? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्रांति किस चीज़ से होती है? सभी क्रांतियों का है सम्मिलित रूप है। देखो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सभी क्रांतियों का क्या है? सम्मिलित रूप है, या नाम से ही क्लियर है, सम्मिलित रूप है। इस चीज़ को आप लोगों को रखना है ध्यान। अब देख लें आप सभी अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो धर्म नहीं है। कौन सा नहीं है? धर्म। तो इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो धर्म है, धर्म। इस चीज़ का रखो ध्यान। अब आए अगले क्वेश्चन पर। तो क्या है? पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, कौन सी है? पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, कौन सी है? तो आग्नेय है। कौन सी है? आग्नेय है, आग्नेय। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? इनमें से कौन सी गैस है जो सूरज की घातक किरणों से करती है रक्षा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और ऑक्सीजन। बताएं सभी स्टूडेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो इनमें से कौन सी गैस है जो हमें सूरज की घातक किरणों, जैसे आप लोग घातक किरणें कौन सी होती हैं? पराबैंगनी किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं? घातक किरणें पराबैंगनी किरणों से करती है रक्षा। तो ओजोन होती है। क्या होती है स्टूडेंट? ओजोन, बिल्कुल ओजोन परत होती है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, ओजोन परत। अब देख लें आप लोग, देखो यहाँ से एक और चीज़ बन जाती है कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट, के ओजोन का जो क्या होता है रासायनिक फॉर्म कहें जैसे आप लोग, O3 होता है। क्योंकि कई बार विकल्प में O3 आ जाता है। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, बर्फ, जल वाष्प। बताएं सभी। तो जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्षा। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ध्रुवीय जलवायु में, और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं सभी,
कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ? तो यह कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। कहाँ पे? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती हैं। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय, कपास, जूट और रबर को। तो स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो इनमें से कहा जाता है कपास को कहा जाता है स्वर्णिम रेशा। किसे? कपास को। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया यह। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, तो इसे बृहस्पति को या शनि को या शुक्र को या मंगल को। तो देखो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्या कह रहा है? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? ढक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण कौन सा है? भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। बताओ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस शानदार से क्वेश्चन पे सभी स्टूडेंट लगा लो स्टार, क्योंकि ऐसे ही सुपर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो बताएं सभी। देखो मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का जो उदाहरण है ना, वह रासायनिक आपदा है। क्या है? रासायनिक आपदा है। ध्यान रखें इस चीज़ का। रासायनिक आपदा क्या होती है? मानव जनित आपदा होती है। क्या होती है? मानव जनित आपदा होती है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि पूछा गया है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और उपरोक्त सभी। तो भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस है उत्तरदायी? बिल्कुल आप लोग बताएं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और यह जो घटना हुई थी ना भोपाल में 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 1984 को हुई थी। अब आप लोग चलें अगले क्वेश्चन पे। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताना। तो इसमें नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल, या मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका आंसर है, देखो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो नाइट्रोजन संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है? देखो यह इसको देखो कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट? कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। बताना क्या हो रहे हैं? इस क्वेश्चन पे तो सभी स्टूडेंट लगाओ स्टार। तो भूमध्य रेखी वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन और मैंग्रोव वन कौन से हैं? तो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं नष्ट? बताना स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है कौन सा है? मैंग्रोव वन है। कौन से है? मैंग्रोव वन। बिल्कुल मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। कैसे? समुद्री प्रदूषण के कारण। इन्हें ज्वारी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ज्वारी वन भी कहा जाता है। किसको? मैंग्रोव वन को। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। बिल्कुल स्टूडेंट आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो सभी स्टूडेंट को रखना है ध्यान। सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को करना है लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम इसी प्रकार के शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और सभी स्टूडेंट कर लेना तेज एग्ज़ाम ऐप डाउनलोड, जिसमें आप लोग फ्री में दे सकते हो टेस्ट। अब हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।